देखो दोस्तों, आज ना एक बाप और बेटी के बीच जेठालाल के कैरेक्टर को लेके बड़ी बहस छिड़ी। जेठालाल और बबीता के बीच में तो उसकी डॉटर ये बोल रही थी कि जेठालाल के कैरेक्टर को ऐसे सबके सामने दिखाना नहीं चाहिए था। उसका एक्स्ट्रा अफेयर या फिर उसका फ्लर्टी बिहेवियर ठीक नहीं है बच्चों के लिए, जो उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया। वहीं उसके फादर उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे ठीक है, प्रोग्राम है, नाटक है। पर मुझे उस बच्चे का उसमें दर्द छलक रहा था। वो कह रहे थे कि कैसे हम इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज करके कॉमेडी में दिखा करके हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं उस बिहेवियर को। और वो बार बार जेठालाल को के उस बिहेवियर को बहुत वो कर रही थी, क्रिटिसाइज़ कर रही थी। और बबीता के हस्बैंड पे उसको तरस आ रहा था कि यार वो बेचारा अंदर ही अंदर कोड़ रहा है उस जेठालाल के बिहेवियर को देख के। दोस्तों, मैंने सारे एपिसोड तो नहीं देखे, पर मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं। मैं ना इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। उसमें ऐसा रिफ्लेक्ट किया गया कि जैसे जेठालाल फ्लर्टी हो रहा है और उसका हस्बैंड परेशान हो रहा है, और बबीता जी को कुछ नहीं, बस एक खुले विचार की महिला दिखाया गया। दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या जेठा को पता है कि वो फ्लर्ट कर रहा है? बबीता के हस्बैंड को पता है वो फ्लर्ट कर रहा है? पूरी पब्लिक को पता है वो फ्लर्ट कर रहा है? क्या बबीता जी नहीं जानती थी कि वो जेठालाल फ्लर्ट कर रहा है उनके साथ? वो भी तो बड़े हंस के उससे बात कर रही थी। उसको बड़ा अनजान सा शो किया गया। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। ये जब एक इंसान किसी लेडी के साथ फ्लर्ट करता है और वो लेडी उसका अनजान बन के मुस्करा करके जवाब दे रही है और आसपास वाले सब समझ रहे हैं कि ये फ्लर्ट चल रहा है, तो ये कहना कि उस लेडी को नहीं पता कि ये फ्लर्ट चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जेठालाल और बबीता के प्रसंग में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कोई किसी की पत्नी को नहीं छीनता, कोई किसी के पति को नहीं छीनता। ये जो भी एक्स्ट्रा अफेयर्स बनते हैं ये म्यूचुअल कंसेंसस से बनते हैं। कुछ अफेयर्स होते हैं, कुछ अफेयर्स नहीं होते, वो बीच में अधर में लटके रहते हैं, वो फ्लर्ट्स में खो जाते हैं। एक्चुअल में ना कुछ लड़कियों में और कुछ आदमियों में एक ईगो होती है कि क्या मैं अभी भी आकर्षित हूँ, क्या मैं किसी को आकर्षित कर सकता हूँ। उस ईगो टेस्टिंग के अंदर वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। और सेम गोज़ विद जेठालाल और बबीता। लोग सिर्फ जेठालाल को वो कर रहे थे। तो वो लड़की जैनजी है और इसी कारण शायद जैनजी शादी करने से डरता भी है। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये चांसेस पूरे रहते हैं। कुछ लोग फ्लर्टी होते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं जिनको मौका मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊँगा। देखो, दो लोग जब आपस में मिलते हैं ना, एक या तो आर्टिफिशियल बन रहा होता है दूसरे को ये दिखाने की कि वो वैसा है, या तो वो लोग इस तरह से रिलेशनशिप में जाते हैं, या फिर दो लोग वैसे होते हैं इस वजह से वो उस रिलेशन में जाते हैं। तो ये जो पेन है जेठालाल और बबीता का, ये एक जेनजी ने बड़ा अंदर से फील किया, जबकि उसकी शादी नहीं हुई। वो बहुत यंग है, मुश्किल से 20-21 साल की। मैं उस डिस्कशन में अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं उसको विटनेस कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो कहीं बाप और बेटी के बीच में बहस ना छिड़ जाए। बहस तो चली रही थी कि उनके रिलेशन ख़राब ना हो जाए। तो उसने एक बहुत ही एक समाज का एक पहलू टच किया, जिसमें एक आदमी जब बाहर जाता है अपने मैरिड रिलेशन से बाहर फ्लर्ट होता है तो उसको बड़ा नॉर्मलाइज समझा जाता है।
जैसा कि नाटक में दिखाया गया कि ये तो हमारी सभ्यता का पार्ट है, कोई बात नहीं, आदमी तो होते ही ऐसे हैं। और अगर यहीं इसी नाटक में, इसी धारावाहिक में जेठा जी को अनजान शो किया जाता और बबीता जी पूरा फ्लर्ट कर रही होती, तो उसमें फिर ये रिफ्लेक्ट होता कि जो बबीता है उसका कैरेक्टर ख़राब है, लोग उसके कैरेक्टर का असैसिनेशन करते, और उसमें फिर दिखाया जाता है कि मतलब कुछ भी कमेंट्स आते। तो मैं जेन-ज़ी जो है वो इस चीज़ से परेशान मुझे लगी, और वो ना अपने आसपास की जनरेशन को बहुत विटनेस कर रही है। पहली जो जनरेशन थी ना वो सोचती थी कि शादी करना उनका एक पार्ट है सोसाइटी का जो भी है, बट अब वो जेन-ज़ी है वो कहती ज़रूरी नहीं है। मैं उनको नकारता नहीं हूँ उनकी बात को कि भी चलो पूरी उम्र परेशान होने से अच्छा है आप ये डिसीज़न ना भी ले तो कोई ऐसी बात नहीं, बस इंसान इसी कारण से ये डिसीज़न लेता है कि यार मेरे अंत समय में ना, मेरे आखिर टाइम में मेरे को कोई दवाई देने के लिए, पानी पिलाने के लिए हो। पर मैं वैसे आपको एक बात बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो एंड टाइम पे आपको दवाई देने वाला या पानी पिलाने वाला हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है, आप इस बात को उस वे में मत लेना, पर जितनी मेरी दोस्तों से बात हुई है कुछ है, औरत को फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। कोई खांस रहा है, पूरी रात खांस रहा है, पूरा दिन खांस रहा है भाई, औरत उसको पानी को नहीं पूछ रही है। और औरत को थोड़ा सा ठसका लगा तो आदमी फटाफट पानी ले करके जाता है। तो दोस्तों मैंने ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं, बट वही है किसी से कुछ कह नहीं सकते, किसी के रिलेशंस ख़राब हो। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलूं कि ख़ासकर मेरी ये जेन-ज़ी के लिए है कि आप लोग ना शादी ये सोच के मत करना कि तुम्हारा आखिरी टाइम पे कोई साथ निभाएगा इस वजह से तुम्हें शादी करनी है। तुम्हें शादी ये सोच के करनी है कि जब वो इंसान तुम्हारे साथ होगा, क्या वो वाकई में तुम्हारे साथ होगा। और जितना मैंने मैरिज इंस्टीट्यूट को एनालाइज़ किया दोस्तों, जितना भी, जो लोग, दो तरह के धार्मिक लोग होते हैं, एक होते हैं पाखंडी, एक होते हैं वाकई में वो धार्मिक भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है। जो तो पाखंडी धार्मिक लोग होते हैं भाई, वो बड़ा शो ऑफ करते हैं जी मैं धार्मिक हूँ ये वो, और वो अपनी वाइफ के आगे भी शो करते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा अफेयर्स में भी जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। इन लोगों की तादाद बहुत ही कम है, मैं आपको सच बताऊं, ये लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ वो है ना, क्या कहते हैं, धोखा देने की, वो ज़्यादा है मैरिज रिलेशंस में। बस ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सी लड़कियों को पता होता है कि उनके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, बट बात यही है कि भी वो इसलिए चुप रह जाती हैं क्योंकि वो बच्चों के बारे में सोचती हैं, और वो सोचती है यार क्यों घर तोड़ना। एक औरत जो होती है वो उस चीज़ को पी के रह जाती है। और कुछ आदमी भी ऐसे, उनको पता होता है कि भाई उनकी औरत फ्लर्ट कर रही है, कुछ है, बट वही है कि वो चुप इसलिए रहते, वो सोचते हैं यार मैरिड रिलेशन है, वो चुप हो जाते कि भाई चल बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। वो इसके ऊपर एक सर्वे भी आया था ऑस्ट्रेलिया में, या पता नहीं यूएस का एक सर्वे हुआ था कि एम्प्टी नेस्ट लीड्स टू डाइवोर्सेस। अगर आपके नेस्ट में, मतलब आपके घर में अगर बच्चे नहीं हैं तो आपके डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो काफ़ी सारी मैरिजेस इसलिए खींच रही हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं और वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो वो सोचते हैं यार चलो, पिछली जनरेशन्स जो थी ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, और अब जो जनरेशन है वो देख रही है सब कुछ अपनी नज़रों से, वो हर चीज़ को विटनेस कर रही है। तो उनको इस रिलेशन में ज़्यादा कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। जो ये हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसलिए बढ़ी क्योंकि आबादी बढ़ रही थी,
मैरिड इंस्टीट्यूशन को सक्सेसफुल बनाया जा रहा था, चाहे वो ज़बरदस्ती बनाया जा रहा था पर बनाया जा रहा था, ठीक है। आगे चल के अगर ये मैरिज इंस्टीट्यूशन ख़तरे में पड़ गया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो मेट्रो भरी भरी दिख रही है ये सब खाली हो जाएंगी भाई। ये इमारतें मैं आपको बयान नहीं कर सकता, घोस्ट टाउन बनेंगे एक दिन, देखना आपको कई सालों बाद। ये जितने भी कंट्रीज डेवलपमेंट के रास्ते पर हैं वहाँ पर कई सारे टाउन्स घोस्ट टाउन बन कर के निकलेंगे। क्यों? मैरिजेस नहीं होंगी, प्रॉपर्टी के वारिस नहीं होंगे, लोग ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे जापानीज़ अपने अकेले कमरे में मर जाते हैं, स्मेल आती है, अभी भी अब तो इंडिया में भी होने लग गया है। मैंने तो अपनी एक सोसाइटी में देखा था कि भी एक इंसान मर गया, उसकी स्मेल आई, 3-4 दिन बाद स्मेल आई, तब जा कर के पता चला कि भाई बंदे की बाथरूम में फिसलने से मौत हुई है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। इकॉनमी, मैरिज, ये जितनी हमारी इकॉनमी है ना, लोग इकॉनमी करते हैं, फाइनेंस करते हैं, इसकी जो मेन जो बेस है ना वो मैरिज है। और इटली वगैरह देख लो, जापान, साउथ कोरिया, ये लोग टेंशन में है भाई, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और ये जानना भी नहीं चाहते कि क्यों कम हो रही है। ये सोचते हैं पैसे दे करके ये मुद्दा हल हो जाएगा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ग्रांट्स देंगी तो लोग बच्चे कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, तुमने उस इंस्टीट्यूशन को बहुत एक्सप्लॉयट कर दिया। तुमने आदमियों को ऑफिस में 14-14 घंटे बिठा करके फिर घर भेजा है, ठीक है। उनके पास वक्त ही नहीं लगा मैरिज के बारे में सोचने का। जो आज जापान और ये कंट्री रो रहे हैं, इन्होंने डेवलपमेंट को इस कदर पकड़ लिया कि अपने दूसरे एस्पेक्ट को छोड़ दिया। अब इंडिया में भी वो एक भागदौड़ आई है, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब करो 12 घंटे। सीईओज बोलते हैं कि भाई लंबे टाइम निकालो जॉब्स में, बट मुझे पता है जेनज़ी इतना लंबा टाइम, उनकी वो उतना स्टेमिना नहीं है और ना ही उनका मन है। स्टेमिना होगा भी तो भी उनका मन नहीं है इतने लंबे आवर्स जितने हम लोगों ने दे दिए ना अपने ऑफिस में, जितना हमें बेवकूफ़ बना करके हमसे लंबे आवर्स ले लिए गए जब हम बहुत यंग थे, वो अब जेनज़ी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं सरकार से और कुछ हमारे कानून ऐसे, मेरा दोस्त है भाई साहब, उसका कोई बच्चा नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर वो सेपरेशन हो गया, वो आज तक केस लड़ रहा है। उसको कभी पुलिस पकड़ के ले जा रही है, कभी कुछ, उसके केस में ही बहुत धांधलीबाजी हुई। उसने आरटीआई डाली, आरटीआई गायब कर दी। सोचो उसकी, मतलब ऐसा भी हो रहा है भाई साहब, इतनी धांधलीबाजी है हमारे जुडिशियल सिस्टम में कि उसकी आरटीआई गायब कर दी। और जब उसने आरटीआई डाली कि मेरी आरटीआई क्यों गायब कर दी, वो कहते हो गई गायब, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आरटीआई गायब हो गई। ये तो उसने एक रिकॉर्डिंग बना करके रखी थी उस आरटीआई की, सारे उसके पास वो थे नंबर्स वगैरह, एक्नॉलेजमेंट्स। भाई हमारा यहाँ पूरा सिस्टम, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब पॉपुलेशन गिर रही है तो इंडिया में तो सारे ऑड्स हैं, इस इंस्टीट्यूशन का सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है। इंस्टीट्यूट को, मैरिज इंस्टीट्यूट को एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ बेनिफिट देखा जा रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट, चाहे आदमी हो औरत। जब आप किसी मैरिज इंस्टीट्यूशन को एज अ फाइनेंशियल बेनिफिट देखोगे तो वो कामयाब नहीं होगा। हो सकता है वो बेनिफिशियल हो पर वो कामयाब नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि यार हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसी चीज़ों में, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो हमारा जो अब इंडियन वो है ना सिस्टम या एशियन सिस्टम कह लो, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है सोच में। तो अब पुरानी जनरेशन को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है अपने एक्ट्स को। तो मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन ये सब कुछ देख करके अपनी पुरानी जनरेशन की रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दोस्तों अगर तुम कहीं पकड़े या कुछ है और वो बात तुम्हारे अगली जनरेशन को
पता लग गई ना। पिछली जनरेशन तो माफ़ कर देती थी, अब की जनरेशन माफ़ नहीं करेगी। वो भीष्म पितामह थे जो उन्होंने अपने पिता की रिश्ता पक्का करवा दिया था उनकी खुशी के लिए। अब जेनज़ी बहुत डिफरेंट है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने इतना टाइम निकाला। मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई, हालांकि मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, बट जितने भी आए हैं थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा। धन्यवाद दोस्तों।